आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिलचस्प सूरत हाल कब पैदा हुई, किन निकात के ऊपर हुई, उसका तज़किरा करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में किस तरीके से उतरी है और इलेक्शन कमीशन को क्या सख्त सवालात भेजे हैं, उसके ऊपर बात होगी। और एक बात ये भी होगी कि बजट के बाद जो आवाम को मुश्किलात का सामना है, तो इसमें अगर किसी को छूट दी गई है तो वो साहिबान कौन है, या वो कौन सी मखलूक हैं कि जिनको ज़्यादा छूट दी गई है और ये सिर्फ गिरबान हमारे पकड़े गए हैं। और उसके अलावा बात ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के हक़ में अक़वाम मुत्तहिदा किस तरीके से आया है। और फिर ये बात होगी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सुनी क्यों नहीं जा रही, उनके छोटे भाई भी उनकी बात नहीं सुन रहे, उसके ऊपर बात होगी। अब बात का आगाज़ करते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2002 के इंतखाबात में बलूचिस्तान में 20% आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे, लेकिन मखसूस नशिस्तों के तयन में आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया था। 2002 में कौमी असम्बली में पहली मरतबा आर्टिकल 51 के तहत मखसूस नशिस्तों का तयन किया गया। असम्बली में आर्टिकल 51 का मकसद ख़वातीन और अक़लियतों की नुमाइंदगी करना था। जो आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमात में शामिल हो जाए वो पार्टी का रुकन तस्वुर होता है, क्योंकि ये उनसे पूछा गया कि बताएं किस फार्मूले के तहत अब तक नशिस्तें दी गई। अटॉर्नी जनरल ने जब अपने दलाइल दिए तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आर्टिकल 51 एक सियासी जमात का हक है। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया, जो एक अहम सवाल है। पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि कानून की खिलाफ वर्जी को देखे। वोटर्स ने सियासी जमात को वोट दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आपने खुद कहा कि अगर आज़ाद उम्मीदवार ज्यादा हों तो कुछ गैर मामूली सूरत हाल होगी। मौजूदा सूरत हाल में आज़ाद उम्मीदवार तो बहुत ज्यादा है। सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी ज्यादा तादाद में आए कैसे। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इतने ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार बना दिए? उन्होंने कहा मौजूदा तनाज़ा जो है वह इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया है। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं है कि गलती को ठीक करे। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? उन्होंने इसके ऊपर जब जोर दिया तो इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या किसी फरीक ने यह कहा कि नशिस्तें खाली रहेंगी? हर फरीक ये कहता है कि नशिस्तें हम ही दी जाएं। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलती तो आप खाली छोड़ दें। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस मौके के ऊपर पूछा, उन्होंने कहा जी आपके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जीत पे पार्लिमानी पार्टी बन गई है। ज़िमनी इलेक्शन में वो उसी की नशिस्त के ऊपर बंदा खड़ा था, वो पार्लिमानी पार्टी बन गई। अटॉर्नी जनरल ने उसके जवाब में कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद ज़िमनी इंतखाबात में जीतती है तो पार्लिमानी पार्टी बन सकती है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात तस्वुर नहीं करता, तो पार्लिमानी पार्टी कैसे बन सकती? जब आप सियासी जमात नहीं उसे मानते तो पार्लिमानी पार्टी आपने कैसे मान लिया? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस मौके पे कहा, उन्होंने कहा जी अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात में शामिल हो जाएं तो फिर वो पार्लिमानी पार्टी बन जाते हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पे कहा, उन्होंने कहा जी अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इत्तला करती है। इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इत्तला करती है। उन्होंने कहा जी नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है, और जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो फिर इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। इस मौके के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी क्या अदालत जो है वो आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? यानी अगर उन्होंने गलती की है तो हम तौसीक कर दें उसकी? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज किया जा सकता है? उन्होंने कहा एक आइनी इदारे ने गैर आइनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट उसकी तौसीक कर दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ के ऊपर मबनी है, हर फैसले ने आइन को फॉलो किया है। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं हूं। आज जो चीफ जस्टिस ने बात की, कल मंसूर अली शाह साहब ने कहा था, उन्होंने कहा जी मेरा चीफ जस्टिस इतना दिमाग नहीं है, मुझे समझने के लिए आइन आपको दोबारा बताना पड़ेगा। आज चीफ जस्टिस ने कहा कुछ जजेस दाना होंगे, मैं दाना नहीं हूं। उन्होंने कहा पाकिस्तान को एक बार फिर आइन के रास्ते पर चलने दें। 9 जुलाई तक ये समात मुलतवी की, लेकिन इस समात में जो अहम रिमार्क्स थे वो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक चीज क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके आइन की खिलाफ वर्जी हुई। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि यह कौमी इलेक्शन का मामला है, लाखों लोगों ने वोट दिया था, हम उसके ऊपर आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाबात जीत के आर्टिकल 63(2) के तहत पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने तो अटॉर्नी जनरल के सारे पॉइंट्स को ही उड़ा के रख दिया। उन्होंने ये कहा कि जो बात अटॉर्नी जनरल साहब आप कर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को एक्सक्लूड करके मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सियासी जमात में तकसीम कर दी जाएं, इसकी तो आइन में गुंजाइश ही नहीं है। दिलचस्प सूरत हाल तब पैदा हुई जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया
कि क्या इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी करार दे चुका है? तो इसके जवाब में उन्हें कहना चाहिए था दे चुका, लेकिन उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले तो फिर पार्लिमानी पार्टी करार देने का नोटिफिकेशन कैसे आया? वो नोटिफिकेशन तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने रिकॉर्ड के ऊपर रखा हुआ है। अटॉर्नी जनरल साहब उस पर अपना जवाब देने की बजाय उन्होंने कहा कि जवाबुल जवाब, जब मैंने जवाब दे दिए तो उसके जवाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जब आएंगे तो वो खुद इस पे बता देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा वो नहीं, आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्या कहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सिर्फ जबानी बात नहीं की, उन्होंने नोटिफिकेशन उठाया और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा ये पकड़े देखें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने उसी बीच में अदालत को बताया कि कौमी असम्बली जो सेक्रेटरीट है वो नोटिफिकेशन एक जारी कर चुका है कि जरताज गुल जो है वो पार्लिमानी पार्टी लीडर है। उन्होंने कहा जी पार्लिमानी लीडर तभी बनता है जब पार्लिमानी पार्टी रजिस्टर्ड हो। अगर पार्लिमानी पार्टी रजिस्टर्ड ना हो तो पार्लिमानी लीडर किस तरीके से बनाया जा सकता है? आगे से चुप कि क्या जवाब दें। जवाबुल जवाब वाले भी आगे पहले बीच में जवाब दे गए कि सर वो तो पार्लिमानी लीडर भी बन चुके हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का मामला जो अब देखा जाना है एक हफ्ते के बाद जो सवालात किए गए हैं और उस पर क्या जवाब आते हैं। लेकिन यह है मखसूस नशिस्तें। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्ले के निशान के हवाले से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने दरखास्त है कि वो बल्ले का निशान वापस क्यों लिया गया। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरखास्त हुई और उस पर 5 सवालात जो हैं वो अहम सवालात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उठाए हैं। पहला सवाल उन्होंने उठाया कि क्या तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में अब भी दर्ज है? वकील इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दिया जी सर, तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि एक शख्स अगर आजाद इलेक्शन लड़ता है लेकिन कहता है कि इस सियासी जमात से हूं तो फिर क्या हो सकता है? तो वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मैं बताता हूं कि हुआ क्या था। आगे से उन्होंने कहा कि जो हुआ उसको छोड़ दें, मैं मफरूजों पर बात नहीं कर रहा। अदालती सवाल का जवाब दें कि पीटीआई बतौर जमात मौजूद है, उसके चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह है ना। तो वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। तो आगे से सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं कि पीटीआई ने इलेक्शन करवा के इलेक्शन कमीशन में जमा तो कराए, आपने हाँ ना ही नहीं की, लेकिन इन्होंने तो इलेक्शन करवा के जमा करवा दिया। इन्होंने गलत इलेक्शन कराया होगा लेकिन करवा के भेज तो दिया है ना। तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत तो मौजूद है ना। ये सवालात आपके सामने रख दिए, आइंदा समात पे इसका जवाब दें। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुकालमा करने के बाद अदालत ने केस की समात जो है वो 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी है, यानी आज से 3 दिन बाद, और आज से 7 दिन बाद जो है वो समात जो होनी है वो 9 तारीख को होनी है उसकी मखसूस नशिस्तों की, और 3 दिन के बाद बल्ले के हवाले से। अब देखना ये कि इस समात का असर उस समात पे कैसे पड़ता है या उसका तज़किरा इस समात में कितना होता है, इसके ऊपर बातचीत जो है वो अब आने वाले दिनों में होनी है। लेकिन इसी बीच में हमें ये भी मालूम पड़ा कि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, इसी सियासी मंजरनामे में जो अवाम मसाइल का शिकार है, अवाम तगोदो है, अवाम के अंदर केओस है, तो अवाम मुश्किलात का शिकार है। बजट आने के बाद जो बिजली के बिलों में चीज़ें देखने में आ रही हैं कि हमें ये पड़ा कि जो 200 वाली स्लैब थी वो अब 100 वाली स्लैब हो गई है। वो जो लोग रो रहे थे कि हमारे 200 के ऊपर यूनिट आ गई, वो 100 पे हो गई है। लेकिन कर्जों के दलदल में फंसा हुआ मुल्क और पंजाब के सरकारी अफसरान के लिए पुरतायुश सहूलियात हैं। GOR के सिर्फ MES 1 में ब्यूरोक्रेसी की तज़ीनो आराइश पे 1 अरब 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और दूसरी तरफ पंजाब में 100 दिन की कारकर्दगी पे इस जो तशहीर की गई है, हुकूमत ने 64 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हुकूमत जो टीवी पे 32 करोड़, प्रिंट मीडिया पे 10 करोड़, डिजिटल मीडिया पे 12 करोड़ 50 लाख, डिजिटल पे 10 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, और वो भी मर्जी के चैनल्स के ऊपर बताया जा रहा है कि हम पंजाब पे खर्च कर रहे हैं, हम पंजाब के लिए सहूलियात लेके आ रहे हैं। सिर्फ 64 करोड़ में सिर्फ ये बता ही रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके मेस बनने पे, और इधर जो सरकारी अफसरान है वो हाजिर सर्विस हो, रिटायर्ड हो, वो बड़े इदारों से ताल्लुक रखते हो, वो हाजिर सर्विस ऑफिसर्स हो, वो रिटायर्ड हो, उनको क्या किया है कि इन्होंने जो प्लॉट्स और जो घर हैं उसके बेचने और खरीदने पे जो टैक्स लगाया गया आवाम पे, इनको छूट दे दी है कि इनको इस्तिस्ना हासिल है। ये टैक्स अदा नहीं करेंगे, आम आवाम टैक्स अदा करेंगे। यानी बचपन में हमें अगर कहा जाता रहा कि CS करके ऑफिसर बन जाओ, हम नहीं बने, तो हमें कहा जाता रहा कि भाई किसी जगह पे शमूलियत अख्तियार कर जाओ, बड़े ऑफिसर बनोगे तो तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। हमने माँ बाप की वो बातें रद्द कर दी। अब आके याद आया कि भाईजान ये सारा पैसा तो ये सारी अय्याशी तो इन ऑफिसर्स की। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने ये कहा है कि गिरफ्तारी जो है
इस पे पटिशन एक दायर की गई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, UN वर्किंग ग्रुप में, उसकी कानूनी राय उसके ऊपर सामने आई है जिसमें इमरान खान की फौरी रिहाई का उन्होंने मुतालिबा किया है। और दूसरा ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में ये कहा गया कि बानी PTI की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ नहीं था, बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। और रिपोर्ट में हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान का दौरा करने और बानी PTI की कैद में हालात की आज़ादाना तहकीकात की इजाज़त देने का भी उन्होंने मुतालिबा किया। और उन्होंने ये कहा है, उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने दिफा का हक भी नहीं दिया गया। वकला सिफाई से जरा का हक लेके सरकारी वकला को दे दिया गया। तो इस वक्त सरकार की मुद्दत में मुकदमात दर्ज थे, तो सरकारी वकला डिफेंड करने आएंगे तो किस तरीके से करेंगे। उन्होंने फिर यह भी कहा कि इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने रब्ता किया लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। इसके जवाब में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उन्हें जवाब यह दिया है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामले पे कोई जो है वो मुदाखलत ना करे तो बेहतर है। ये उनकी तरफ से जवाब दिया गया। लेकिन एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा, एक तरफ क्या नाम है यूरोपीय यूनियन, एक तरफ बरतानिया, एक तरफ अमेरिका और फिर चाइना का अंदरूनी मामलात और पॉलिटिकल केओस में नरमी बरतने या उस मामलात को हल करने की बातें, कहाँ तक किसी को जवाबात देते रहेंगे। लेकिन जवाबात क्या देने हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक कहा जा रहा है कि अब उनके पुराने साथी वो ये बात कर रहे हैं, अब्बास अफरीदी सेनेटर, वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी सिफारिशात जो थी वो हुकूमत को भिजवाई लेकिन इन्होंने मानी नहीं। इन्होंने मियाँ साहब की बात पे ध्यान ही नहीं दिया। ये पता नहीं किसकी मान रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मियाँ साहब ने बजट के हवाले से कुछ चीज़ें थीं जो इनको दी कि आप इसको देखें, तो ये इन्होंने देखा ही नहीं, इन्होंने उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। जब इन्होंने तवज्जो नहीं दी तो हम जैसे जो लोग हैं वो बागी हुए बैठे हैं। और फिर जो ताजर तंजीमें हैं वो भी इस वक्त सड़कों के ऊपर आने का ऐलान कर चुकी हैं। मियाँ साहब की बात नहीं मानी जा रही, बड़े मियाँ साहब की, जो वजीर आजम बनने आए थे, अखबारों पे इश्तिहारात लगाए गए, पार्टी को लीड कर रहे हैं, पंजाब की हुकूमत में वो बैठ के फैसला साजी में मशगूल होते हैं, लेकिन उनकी बात छोटे भाई नहीं मान रहे। कौन नहीं मान रहा? ख्वाजा आसिफ साहब नहीं मान रहे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, कौन नहीं मान रहा? जो वफाकी वज़रा हैं उनमें से कौन नहीं मान रहा? एहसन इकबाल साहब नहीं मान रहे, या औरंगजेब साहब जो हैं वो इनकी नहीं मान रहे, किसी और की मान रहे हैं। जब इन्हीं की बात नहीं मानी जा रही तो इनके पास बचेगा क्या? तज़ब्ज़ुब का शिकार ये भी हैं, अवाम भी हैं, निज़ाम इंसाफ भी है। कब तक हम तज़ब्ज़ुब की कैफियत से बाहर निकल आएंगे? मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।